हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 11th के लिए। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था वेक्टर, क्लास 11, और हमारा जो चैप्टर है वो है वेक्टर। तो अब तक जो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, वेक्टर्स की बात करते हैं। देन फिजिकल क्वांटिटी हैव टू टाइप्स on the basis of base quantity, on the basis of dependency, या कहें कि on the basis of direction। अलग अलग रीजन होते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं on the basis of dependency, तो डिपेंडेंसी बेसिस पे दो क्वांटिटी होती हैं, जैसे फर्स्ट बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकेंड होती है हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर 7 इन फिजिक्स। फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड डिराइव की बात करें तो इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी डिराइव है। हाँ, इन 7 के अलावा दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें एक होता है एंगल। मीन्स एंगल की बात करते हैं तो एंगल दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइन, मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल इन 2 डायमेंशन। अगर बात करते हैं सॉलिड एंगल की, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल इन 3 डायमेंशन। क्लियर? प्लेन एंगल की होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। हमारे 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जहाँ टॉपिक आता है गाउस लॉ, वहाँ हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, फिर हमने बात की थी इसमें सर ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस इफ ए क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड दैट्स नॉन स्केलर क्वांटिटी, लाइक ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आर स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा बात करते हैं तो स्पीड है, डिस्टेंस है, ये सब। एंड ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and which follow vector addition law is known as vector quantity। किसी भी क्वांटिटी पास अगर डायरेक्शन है और वो क्वांटिटी अगर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है तो उसे हम वेक्टर नहीं मानेंगे, चाहे उसके पास डायरेक्शन ही हो। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल लें, प्रेशर है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, सरफेस टेंशन है, ये सबने एग्जांपल ली थी उसमें, ये सारी बात। उसके बाद हमने बात की थी कि एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल के ऊपर, उस क्वांटिटी के ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। या तो एरो लगा दो या बोल्ड लेटर्स, बोल्ड मीन्स गहरे काले अक्षर में लिख दो तो बोल्ड लेटर्स होते हैं। जनरली हम एरो ही लगाते हैं। ये एरो शो करता है कि डायरेक्शन क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ थोड़ी सा आपके में, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मैंने कहा ए वेक्टर और मैंने कहा बी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर एरो नहीं आता है तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम उसकी लेंथ से मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा, मान लो कि ए वेक्टर है, ये जो लेंथ है, मीन्स अगर मैं कहूँ कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात करते हैं डाइपोल की, एक टॉपिक है, समझ लीजिए है क्या होता है बात की। डाइपोल मीन्स होता है दो चार्ज होते हैं, एक डिस्टेंस पर होते हैं, एक का नेचर होता है प्लस का और एक का नेचर होता है माइनस का। यहाँ एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। दिस इज डाइपोल मोमेंट। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q टू प्लस p वेक्टर। तो अगर मुझसे को पूछे कि डाइपोल की लेंथ क्या है, तो ये जो एरो है, मीन्स इस एरो में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है हेड। टेल दिखाता है स्टार्टिंग पॉइंट, हेड दिखाता है कि वो किस डायरेक्शन में है, जैसे इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। तो ये हेड क्या दिखा रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मीन्स अगर हम बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, तो ये +x डायरेक्शन में है, ये +x में है, ये -x में है, ये +y डायरेक्शन में है, ये -y डायरेक्शन में। तो इस सारे वेक्टर से हम डायरेक्शन निकालते हैं। दूसरा, अगर हमें डायग्राम दिया है, मीन्स ऐसे हमें एरो दिया है, तो जिस एरो की लेंथ ज़्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स आते हैं उनके हमें मैग्नीट्यूड पता होते हैं, मीन्स हमें वैल्यू पता होती है, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं
कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम है। ये सारी बातें थी। चलिए तो ठीक है, एक वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। जो टेल होता है वो शो करता है स्टार्टिंग पॉइंट, और हेड जो है वो शो करता है उसका डायरेक्शन, शो करता है कि वो किस डायरेक्शन में। अब वो हेड कहीं भी हो सकता है, प्लस एक्स में, प्लस वाई में, माइनस एक्स में, माइनस वाई में, या एक्स वाई प्लेन, ये सारी बातें हैं। अगर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए ऐसा नहीं होता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम एंगल निकालते हैं तो हम दोनों वेक्टर्स के टेल हैं उनको मीट करते हैं, उनको मिलाते हैं, ठीक, और वहीं से हम एंगल निकालते हैं। मीन्स अगर मैंने कहा दे आर टू वेक्टर्स एंड दे वेक्टर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट दिस पॉइंट, दे आर टू वेक्टर्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों की टेल होनी चाहिए, वो दोनों की टेल, इट मस्ट बी टेल ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने कहा ठीक है, एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये है। अब अगर मैं दोनों की टेल्स को मिला दूं तो ये जो एंगल है थीटा, इसे हम बोलते हैं सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, क्लियर सर? क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या ऐसा? जी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट है, इस एंगल की रेंज क्या है? ये जो थीटा है इसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम होती है 0 डिग्री और मैक्सिमम हो सकती है 180 डिग्री। मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी नेगेटिव and angle between two vectors cannot be exceed 180। मीन्स दो एंगल्स बीच में जो वेक्टर जो एंगल है वो ना तो 0 से कम होगा और ना ही 180 से एक्सीड करेगा, मीन्स ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है? एंगल बिटवीन, तो अगर ये हमने सीख लिया तो बड़ा आसान है। दूसरी बात, जब भी हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देन वी रिमेंबर दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट द टेल ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी मीट। मीन्स जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां दोनों की टेल मीट करनी चाहिए, मीन्स टेल मिलनी चाहिए। एक का हेड एक का टेल नहीं, ना दोनों हेड, ना एक हेड एक टेल, ना इसका हेड इसका टेल नहीं, दोनों की टेल मिलनी चाहिए। बस ये हमें कंसेप्ट याद रखना है। उससे एग्जांपल लेते हैं। तो देखो इसमें मैंने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए, ये तो है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ये हमने मान लिया 30 डिग्री, ठीक। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसमें। ये है सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। और एग्जांपल लो सर, ये तो सर ये थीटा जो है ये है 60 डिग्री। और लेते हैं, और क्या ले सकते हैं इसमें एंगल, ये ले लो सर ये 180 डिग्री। बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं और ले लो। तो ये सारे ले सकते हैं, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी। तो ये सारे, तो हम एक ही चीज समझते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन करें। सबसे पहले बात, इस वेक्टर का टेल ये है, इस वेक्टर का टेल ये है, दोनों पूंछ मिल रही है, तो जहां पूंछ मिल रही है वहां दोनों पूंछों को पकड़ लो और देख लो किस एंगल पे है। तो यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर? तो इसकी बात करें, यहाँ ये वेक्टर की बात करते हैं तो इसका टेल यहाँ पे है। अगर मैं इस वेक्टर को नीचे ले आऊं, मीन्स अगर इस वेक्टर को बी को मैं एक्सीड कर दूं, मीन्स अगर मान लो कि सर ये ओ है, इस ओ के ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव है, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर मैं इस वेक्टर को नीचे ले आऊं, आगे बढ़ाऊं, तो अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया एक तरह से, ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अब अगर एंगल की बात करते हैं तो सर इसका हेड और इसका टेल, इसका हेड और इसका टेल। अब इसका हेड आगे आ गया, टेल पीछे रह गया, तो अब ये एंगल मेजर करेंगे। सर ये पूरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर?
बड़ा आसान है, तो हमें इसकी बात करें, इस वेक्टर का हेड ये है और टेल ये है। अगर इस वेक्टर को मैं आगे ले आऊं इस तरह से, तो अब इसका हेड तो आगे आ गया और टेल कहाँ रह गया पीछे, तो इसका टेल दोनों मिल गए, कितना हो गया 60, टोटल होता है 180, तो कितना रहेगा, दिस इज 1। अब इसकी टेल से मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान। अब इस वेक्टर ए को आगे ले आओ, मतलब अगर ये वेक्टर गति करता हुआ, मोशन करता हुआ आगे आ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि सर ये यहाँ पे आ गया एक तरह से, तो इसकी जो टेल थी वो यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे आ गया। अब इसकी टेल और दोनों की टेल मिलकर कितना हो गया, इसकी बात करें, सर इस वेक्टर का हेड ये है, इस वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है। अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, तो अगर ये 150 है तो ये कितना रह जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, इसे स्मॉल लो। अगर मैं कहूँ कि सर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अब देखो अब समस्या होगी। अब समस्या ये होगी कि दोनों, इसका हेड इसका टेल, इसका दोनों के टेल हेड में रहना, हमें क्या चाहिए। तो अभी हम बात करें, अगर मैं इस वेक्टर को आगे ले जाऊँ, इसको पीछे ले आता हूँ, ये इसको आगे ले आता हूँ, इस वेक्टर को मैं आगे ले गया, मान लो कि ये वेक्टर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे, और दोनों क्या हो गया पैरेलल। अगर पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया, तो किसी भी बिटवीन टू वेक्टर्स हम एंगल निकाल सकते हैं, बट हमें याद रखना है कि उन दोनों वेक्टर्स की टेल मीट होनी चाहिए। अगर वो पीछे है तो आगे ले लो और आगे है तो पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये सारी बात है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। ये बात हम कर चुके हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटी सिंबल के ऊपर वेक्टर ना हो तो वो स्केलर होती है। ऐसा नहीं कि हर वेक्टर स्केलर होती है, हर स्केलर वेक्टर नहीं, ये फिक्स होता है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो या तो मॉड लगा दो, याद है 2 डंडे, बाबा जी के 2 डंडे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ वेक्टर। मैं आपको डिटेल में हर चीज समझाऊंगा जो आप सीखना चाहते हैं, बस सीखना चाहते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं? पहला, सबसे पहला जो होता है वो होता है इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि नाम है इक्वल, इक्वल मीन अगर 2 वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन बराबर है, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों एक डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों की लेंथ एक जैसी है, बिल्कुल एक इक्वल है, अगर है तो दोनों क्या है, इसी में एक आता है, इसी में एक आता है अपोजिट वेक्टर, या इसको आप इस लिखो नेगेटिव, आपके बुक में लिखा होता है नेगेटिव वेक्टर। वैसे तो अनइक्वल भी होता है। अनइक्वल में होता है कि या तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाए या डायरेक्शन अलग हो जाए या दोनों ही अलग हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों। मीन्स अगर मैं अनइक्वल की बात करूँ, बेसिक छोटी सी बात लूँ मैं, तो सर मान सकते हैं कि ये दोनों, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों अनइक्वल है, ये दोनों अनइक्वल है। ठीक, हो सकता है सर ये हो सकता है कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये भी अनइक्वल वेक्टर है। हो सकता है ये भी क्या है, अनइक्वल। तो या तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही अलग हो, तो उसे बोलते हैं अनइक्वल। क्लियर? चलिए, ये सारी बात है। तो अगर नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें, देन इफ 2 वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे हम बात कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसकी बात करें, इफ 2 वेक्टर हैव डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन,
if two vectors have opposite direction जैसे मीन्स दो वेक्टर उनका चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन अलग है तो अपोजिट होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, एक अनइक्वल वेक्टर नेगेटिव, जैसा कहें कि सारे नेगेटिव वेक्टर को हम अनइक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। सारे नेगेटिव वेक्टर्स को, इसमें एक बात गलत कह दी, नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक, तो हम कहते हैं कि जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो सारे अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन बात क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों का, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, कई बार मैग्नीट्यूड अलग भी होता है, डायरेक्शन अलग भी होती है। तो सारे नेगेटिव की बात करें तो डायरेक्शन अलग है, अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, अनइक्वल है। तो सारे नेगेटिव वेक्टर्स इक्वल अनइक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन हर एक अनइक्वल वेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो अब एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अनइक्वल वेक्टर बट ऑल unequal vectors are not negative। सारे नेगेटिव वेक्टर्स अनइक्वल वेक्टर होंगे, लेकिन सारे अनइक्वल वेक्टर नेगेटिव हो। थर्ड बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है वो आता है ये, और इसका जिक्र कई जगह होता है हमारे फिजिक्स में। अनइक्वल की यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, देन बहुत अच्छी रेफरेंस नाम है यूनिट। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर whose magnitude is unit, मैग्नीट्यूड इज यूनिट मतलब एक। तो यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बेसिकली इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली इसका यूज एक ही होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज जो है वो है डायरेक्शन शो करने के लिए। मीन्स अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर है और मैंने कहा सर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो उसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये टोपी है, इसे हम बोलते हैं कैप। मीन्स अब चाहे ए वेक्टर हो, चाहे बी वेक्टर हो, चाहे सी वेक्टर हो, चाहे एन वेक्टर हो, चाहे राम वेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, कुत्ता वेक्टर हो, उसके ऊपर कैप लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, डोंट से कुत्ता कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक, फॉर्मूले की बात करते हैं, देन यूनिट वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसे एग्जांपल दो छोटा सा आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पी वेक्टर एक वेक्टर है और वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4, तो मुझसे पूछे कि सर पी कैप क्या होगा, मीन्स इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ये हम सीखेंगे क्या होता है, मीन्स अभी हम गाइड कर रहा हूं तुम्हें कि क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर निकालने के लिए आपके पास जो भी वेक्टर है उसमें i के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप उसका स्क्वायर करें और सबको ऐड करके रूट निकाल दें। ठीक, तो सर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, दिस इज 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, तो p वेक्टर क्या हो जाएगा सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में रूट 20, दिस इज द यूनिट वेक्टर। एक और होता है, फोर्थ की बात करते हैं, जो फोर्थ होता है वो होता है जीरो वेक्टर। फोर्थ होता है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 0। ओके,
तो ए वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीरो वेक्टर हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स जीरो वेक्टर्स की कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि कहाँ जाएंगे, होती है बट कोई फिक्स नहीं होती। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, हमने बात की इक्वल वेक्टर्स की, अनइक्वल वेक्टर्स की, नेगेटिव वेक्टर्स की और यूनिट वेक्टर्स की एंड जीरो वेक्टर्स की। कुछ और वेक्टर्स भी हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इससे पहला जो है वो, इसके बाद जो है वो है कोप्लेनर। कौन सा पॉइंट? अगला जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर, पॉइंट नंबर 5, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि नाम में है कोप्लेनर, इसका मतलब होता है इफ टू और मोर वेक्टर्स, इफ टू और मोर वेक्टर्स lie in a same plane, lie in a same plane, then they are coplanar vector। coplanar, इसका एग्जांपल लेता हूं आपके लिए बहुत अच्छा। अगर मैं इसकी बात करूं ये दो वेक्टर्स की, तो क्या ये दो वेक्टर्स एक प्लेन में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर्स की बात करूं, तो मैंने कहा ठीक है सर ये तीन वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं इनको इस तरह लेता हूं तो क्या एक प्लेन में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक प्लेन में नहीं है, ये थ्री डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं तीन को ऐसे लूं तो, और मैं तीनों को ऐसे लगा दूं तो बिल्कुल कोप्लेनर है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। सर ठीक है, ये एक वेक्टर, ये दो, ये तीन। अगर मैं इनको ऐसे ना लेके ऐसे लूं तो गलत है। ठीक, सो कोप्लेनर मींस इफ टू और मोर वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर। सर ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, एक होता है कोलिनियर, एक होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब क्या समझते हैं आप? कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब आप क्या समझते हैं? मीन्स इफ टू और मोर वेक्टर्स along to same line, if two or more vectors along same line then is known as collinear vector। अगर दो वेक्टर जो एक ही लाइन पर हैं, अगर दो वेक्टर जो एक ही लाइन पर हैं मीन्स एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। जैसे सर एक वेक्टर, ये ए वेक्टर मीन्स मान लो पहले कि एक लाइन है, ए वेक्टर इस लाइन पर है, बी वेक्टर इस लाइन पर है और सी वेक्टर भी इसी लाइन पे है, तो क्या बोलेंगे इसे? कोलिनियर। तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ टू और मोर वेक्टर्स अलोंग टू सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, अगर दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, इसे बोलते हैं कोलिनियर। एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। मैं आपको हिंट देता हूं इसके लिए, डेफिनेशन के लिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो सोचिए क्या होगा इसमें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सोचिए। सीधी डेफिनेशन है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, या कहें इफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक, ऑर्थोगोनल। एक लास्ट और रह जाता है, पॉइंट नंबर 8, जिसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसका एक नाम और है कॉनकरेंट।
कॉनकरेंट वेक्टर, तो इसे कोइनिशियल कहना ज़्यादा अच्छी बात है, इसे आप अच्छा समझेंगे। कोइनिशियल, इनिशियल मीन्स इफ टू और मोर वेक्टर्स स्टार्ट ऑन ए सेम लाइन, मीन्स इफ द इनिशियल पॉइंट of two or more vectors are same. If initial point of two or more vectors are same, then is known as co-initial. मैंने कहा सर इस वेक्टर की बात करते हैं तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका, तो ये कह दो सर if initial point of two or more vectors are same, या if two vectors intersecting to each other, then the intersection point जो है वहां से इसको हम कहेंगे co-initial। तो ये हमने कुछ बातें की टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम वेक्टर्स के एक्चुअल जो पॉइंट है उनकी हम बात करते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, अगर हमें एक्सिस दिया हुआ है, क्योंकि जनरली जो बच्चे बायो के हैं, कुछ बच्चे मैथ्स के भी होते हैं, वो कोऑर्डिनेट निकालने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम्स होती है उन्हें। तो सर वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, कोई एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उनको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो वो सारी बात हम करेंगे इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस बिल्कुल जो आपने नाम सुना है, जैसा मैंने कहा एक्सिस। एक्सिस की बात करते हैं तो अगर कोई टू डायमेंशन ज्योमेट्री है, टू डायमेंशन ज्योमेट्री है, तो हम बात करते हैं सर टू एक्सिस की। और अगर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है तो हम बात करते हैं थ्री एक्सिस की। सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, चाहे एक्सिस टू डायमेंशन हो, मीन्स चाहे टू डायमेंशन की बात करें हम, चाहे थ्री डायमेंशन की, इन दोनों ही चीज़ों में एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स चाहे टू डायमेंशन हो, चाहे थ्री डायमेंशन हो, चाहे टू एक्सिस हो, चाहे थ्री एक्सिस हो, ऑल द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक प्लेन की बात करूँ, इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशन। चाहे प्लेन कह दो, चाहे सर्किल कह दो, चाहे डिस्क कह दो, ये सारे टू डायमेंशन होते हैं। तो अभी कह सकते हैं if two vectors are in a plane and intersecting to each other at right angle, if two vectors, so if two axes in a plane and intersecting to each other at right angle, then it's known as टू डायमेंशन ज्योमेट्री। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्लियर? ऐसे अगर बात करूं मैं सर, इफ थ्री एक्सिस और थ्री लाइंस, if three lines intersect to each other at right angle but not in a plane, अगर मैं थ्री डायमेंशन, जैसे हम बात कर सकते हैं स्फीयर, हम बात करते हैं सिलेंडर, ये सारी बात हम करें, then if three lines intersect to each other at right angle but not in a plane, वैसे पॉसिबल नहीं है कि राइट भी और प्लेन में हो, नॉट ए प्लेन, सो इसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अब इस थ्री डायमेंशन को यहाँ बोर्ड में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक? तो इसे हम बोर्ड में ना दिखाते हुए इसे हम दिखाते हैं एक्चुअल में दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो सीखिए। यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी जो बहुत अच्छी है, जो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हर जगह काम आती है, 12th में काम आती है, तो सीखिए। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए, मतलब मैंने मान लो पॉइंट यहाँ रख दिया, इस एक्सिस पे रख दिया, इस पे रख दिया, यहाँ रख दिया,
या तीनों को बीच में कहीं रख दिया, तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए हम यूज लेते हैं कोऑर्डिनेट। क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेट। वो चाहे 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, ये दोनों के लिए ही यूजफुल है। अगर ये 2 डायमेंशन के लिए है तो उसको लिखते हैं कुछ इस तरह से x, y, और अगर ये 3 डायमेंशन के लिए है तो उसे लिखते हैं कुछ इस तरह से, मीन्स x, y, z। फॉर 3 डायमेंशन coordinate can be written as x, y, z. For 2 dimension this can be written as x, y। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो x का ही आएगा। जैसे अगर मैंने आपसे लिखा कि सर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लो, मैंने आपसे लिखा 2,3, इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो 2 की है और बाद की वैल्यू 3 की है। अभी हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होगा। अगर 2 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन है तो 0,0,0। तो नई बात है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे बताइए, कभी इनको दूर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बात। अब पहले 2 डायमेंशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट किसी एक एक्सिस पर है, तो उस एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं या उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उस एक्सिस के अलावा सब 0 देंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस की, किसकी? एक्स एक्सिस, या मैं कहूं ओनली एक्स एक्सिस की बात करूं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सर? x, 0, और इसके लिए x, 0, 0। अच्छा, प्लस आएगा तो प्लस में, मीन्स अगर ये ऑरिजिन के राइट साइड में है तो प्लस में और लेफ्ट में है तो माइनस में। अगेन ओनली y एक्सिस की बात करें तो 0, y, इसकी बात करते हैं तो 0, y, 0। अब देखो इसमें x नहीं है ना, इसमें z नहीं है और x नहीं है, दोनों 0। ऐसे बात करें फॉर z एक्सिस, ओनली फॉर z तो 0, क्योंकि z होता ही नहीं है तो यहाँ होता है 0, 0, 0। अब प्लेन की बात करते हैं। अब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन 3 तरह के होते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन, इसमें एक ही काम आता है। दूसरा होता है वाई जेड प्लेन, फिर होता है जेड एक्स प्लेन। तो सर एक्स, वाई 2 ही, यहाँ पे तीनों है तो एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन जेड नहीं। इसमें एक्स नहीं है ना तो क्या हो जाएगा? 0, वाई है और जेड है। इसके लिए सर एक्स है, वाई नहीं है और जेड है। तो ये तीनों बात होगी। ये लास्ट है इसके लिए। अब बात करते हैं सर टोटल, अगर मैं तीनों एक्सिस की बात करूं तो तीनों एक्सिस के लिए एक ही कोऑर्डिनेट होता है x, y, z। ये आप कैसे भी ले सकते हो। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, उसको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी आपको। फिर उसी से हम निकालेंगे वेक्टर्स की। अच्छा, इसमें एक चीज और सीखिए, हम बात करेंगे इसमें पोजीशन वेक्टर की। मैं आपको सिखाऊंगा 3 डायमेंशन का। जहाँ 2 डायमेंशन आएगा वहाँ आप 0 को निकाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये कोऑर्डिनेट सीख लिया हमने। तो अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो देखिए टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब सर ये क्या होता है? जैसा कि नाम में ही है, एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो क्या लिखेंगे सर? ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट position of a point known as position vector। चलो एक पॉइंट की बात, अब से लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं आर वेक्टर की फॉर्म में। जैसा आप चाहो, जैसे अगर मान लेते हैं आपने उस पॉइंट को, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, आपने उसे ए माना है तो ए वेक्टर, बी माना है तो बी वेक्टर, सी है तो सी और आर तो आर। इसको तो शो कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं आर वेक्टर से। अब सुनिएगा, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई भी है और जेड भी है। मतलब इस वाले की, इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है एक्स से, वो तो एक्स है,
ये जो डिस्टेंस y से है ये y है, और जो डिस्टेंस z से है वो z। तो यहां से अब इसे मैं कह देता हूं p, ये मान लो r कहता हूं, मैं कहता हूं ये पॉइंट जो p है, और इस ओरिजिन से p तक की जो डिस्टेंस है वो r है। एक्चुअल में डिस्टेंस और वेक्टर एक ही बात है, बट लिखने का तरीका अलग है। जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं 10th क्लास तक, तो क्या लिखते हैं, जैसे अगर मैंने कहा 2 डायमेंशन, तो क्या करते हैं, सर ये पॉइंट है x, y, ये पॉइंट है p, और ये पॉइंट p, ये करते हैं। जब करते हैं कैसे, सर ये x है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², जिससे आप बोल देते हैं r। ये स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म बात करते हैं, तो सर अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, O से P, मीन्स इस वेक्टर डायरेक्शन कहां से कहां है, O से P। तो ये तो इसका टेल और ये इसका हेड, तो OP वेक्टर क्या लिखेंगे, सर x i कैप प्लस y। मैंने आपसे कहा था यूनिट वेक्टर 3 तरह के होते हैं, x के लिए अलग होता है, y के लिए और z के लिए। सर क्यों लिखते हैं, ये बताया था मैंने आपको कि यूनिट वेक्टर ओनली यूज फॉर शो द डायरेक्शन। मीन्स अगर मुझे दिखाना है कि ये वैल्यू इस एक्सिस की है या ये वैल्यू इस डायरेक्शन के अलोंग है, तो हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो हमारे पास 3 एक्सिस जनरली होती हैं, 3 डायमेंशन। तो x के लिए हम लेते हैं i कैप, मीन्स जहां भी किसी वैल्यू के साथ i कैप आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली वो वैल्यू x की है। कहीं j कैप आ गया, देन डेफिनेटली वो वैल्यू y की है, और k कैप आ जाए तो z की है। ये 2 डायमेंशन है। तो ये अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की, और मान लो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, y, z, तो क्या लिखेंगे आप, OP वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z। क्लियर, तो सारी बात। सर अगर -x आए तो -x कर दूं, -y आए तो -y कर दूं, और -z आए तो -z। अब अगर इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूं, किसकी, सर ये OP वेक्टर दिखा रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन O से P की ओर है। अब अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, जिसे आप r वेक्टर भी कह सकते हैं, सर दिस कैन बी रिटन एज r वेक्टर। अब अगर आप r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो क्या सीखा था हमने कि अगर वेक्टर क्वांटिटी के दोनों ओर तो डंडे लगा दिए जाएं, उसको बांध दिया जाए, तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड, जिसे हम r भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालो। आप डायरेक्टली बेसिकली कर क्या रहे हो, आप बेसिकली इसकी वैल्यू निकाल रहे हो। इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कुल मिलाकर r, आपने इसे कहा r वेक्टर, आप निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, मतलब आप ये निकाल रहे हैं कि इस वेक्टर की लेंथ क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। और तो अगर मुझे O से P तक की लेंथ निकालनी है, तो हम काम लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था वो, अगर एक पॉइंट 0,0 है, सो x1, y1 है, और दूसरा x2, y2 है, इसे मैं कहता हूं A और इसे मैं कहता हूं B, तो AB क्या हो जाएगा, सर √x2 माइनस x1² प्लस y2 माइनस, और अगर इसमें एक पॉइंट ऑरिजिन हो जाता है, एक पॉइंट अगर ऑरिजिन हो जाता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं √x² प्लस, बस इसे ही हम क्या कहते हैं, सर मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो टोटली मैग्नीट्यूड जो है वो शो करता है उस वेक्टर की लेंथ को। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड कम है तो उसकी लेंथ कम। तो ये हमारा टॉपिक था पोजीशन वेक्टर का। सो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट या पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। वेक्टर शो करता है उसकी डायरेक्शन को, और जो पॉइंट है वो शो करता है उसकी पोजीशन। स्केलर फॉर्म है तो हम ये लिखते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म है तो हम ये लिखते हैं। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी क्या शो करता है, लेंथ ऑफ वेक्टर। क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, देखने में थोड़ा बोर लगता है किसी को, तो क्योंकि आजकल पढ़ने की इच्छा कम करती है ना, इसलिए फिर भी आपको मज़ा आएगा इस बात के लिए। आई होप, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको और ज़्यादा मजा आए। फिजिक्स को सीखिए, रटिए मत।
आप जितना सीखेंगे उतनी अच्छी बात है। बिल्डअप करें अपनी फील्ड को, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। आई होप मैं आपके लिए इसकी हेल्प कर सकूँगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ।